हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आई होप कि आप सभी लोगों का यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। तो आज की वीडियो में हम कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है वो कितना चेंज हुआ है, ये सारी बातें आज की वीडियो में करेंगे। तो इट्स नॉट पॉसिबल टू मेमोराइज एवरी क्वेश्चंस, तो आज की वीडियो में कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो कि एक्यूरेट हैं। देयर इज 20 क्वेश्चंस अराउंड एंड कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जो रिपीट हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए फ्रॉम सेक्शन 1, या फिर मैनेजमेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो सकते हैं, या फिर कुछ सेक्शंस है जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं विथ न्यू क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट पेपर से। फर्स्ट पेपर में हम सबको पता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जाता है, रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस होते हैं हमारे एप्टीट्यूड से, लाइक हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग हुआ, लॉजिकल रीजनिंग हुआ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे हमारा वीडियो। जो एक पैटर्न आपको दिख रहा होगा 3, 8, 17, 32, 57 एंड उसमें एक मिसिंग टर्म है, उसके बाद है 177, 320। तो हमें क्या करना था, ये क्या है, एपीजीपी की एक सीरीज है, हमें पैटर्न को एनालाइज करना है कि नेक्स्ट जो टर्म आ रहा है वो कुछ उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, या किसी चीज का स्क्वायर है। तो सॉल्यूशन में आप देख सकते हो कि हमारा जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल्स टू 3। ठीक है, सेकेंड टर्म हमारा आया 2 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 8। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इनका डिफरेंस निकाला, फिर हमने पैटर्न को एनालाइज किया कि नेक्स्ट टर्म कैसे आ रहा है। तो हमने सिंपली देखा कि 1 2 3 4 5 6 7 का अगर हम स्क्वायर करें और सेकेंड टर्म में अगर हमने बेस 2 लिया हुआ है तो 2 का डबल हम करेंगे 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, देन 32 एंड 64, 128, 256। तो अगर हम एक टर्म का स्क्वायर कर रहे हैं और बेस 2 लेकर उसको ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आ रहा है। वैसे करके हमने सीरीज को एनालाइज किया। तो मिसिंग टर्म हमारा कितना आया, 100। उसके बाद का टर्म है 177, देन 320। तो हमें बेसिकली मैथ्स के क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है, हमें पैटर्न को एनालाइज करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था दैट इज रिलेटेड टू द सेकेंडरी एंड प्राइमरी मार्केट। ठीक है, जब कोई भी कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स पब्लिकली इशू करती है, पब्लिक से पैसा उठाती है, तो उस टर्म को हमने समझा था कि हम बोलते हैं आईपीओ, मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो उसी से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन था एएसबीए। एएसबीए का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मीन्स फॉर एग्जाम्पल अगर अभी कभी आपने आईपीओ के लिए पैसा लगाया हो तो आपको पता होगा आईपीओ लेने से तक और आईपीओ के लिस्ट होने तक हमारा जो पैसा होता है वो ब्लॉक्ड हो जाता है। मीन्स हम पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता। तो एएसबीए जो टर्म है वो प्राइमरी मार्केट के लिए यूज होता है। ठीक है, अब एएसबीए वर्क कैसे करता है प्राइमरी मार्केट में। प्राइमरी मार्केट में हमको पता है जो हमारे प्रमोटर्स होते हैं या प्राइवेट वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो पर्टिकुलर कंपनी में पैसे लगाते हैं। ठीक है, वही कंपनी जब सेबी से ऑथोराइज्ड होके फर्स्ट टाइम पब्लिकली शेयर इशू करती है तो हम उस टर्म को बोलते हैं आईपीओ। ठीक है, तो एएसबीए में मेनली पैसा किसका लगा होता है, प्रमोटर्स का या फिर प्राइवेट जो शेयर होल्डर्स होते हैं या हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं जो उस टाइम पर कंपनी में पैसा लगाते हैं जब कंपनी पब्लिकली किसी से भी पैसा आस्क नहीं कर सकती। तो हमारा जो एएसबीए टर्म है वो है हमारा प्राइमरी मार्केट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे इन्वायरमेंट से पूछा गया था। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में सुना होगा कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये हमारा एपीआई इंडेक्स है एयर का, वो अच्छा नहीं है। ठीक है, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जिसको हम बोलते हैं एपीआई, वो किस बेस पे मेजर किया जाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो बेसिकली एयर में क्या होता है, बहुत सारी टाइप की गैसेस होती हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ओजोन या पार्टिकल्स होते हैं। तो ये सारे जो गैसेस या पार्टिकल्स होते हैं वो एक रेशियो
प्रोपोर्शनेट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अगर किसी भी गैस का या पार्टिकल का रेशियो बढ़ जाता है तो हम बोलते हैं कि हमारे आसपास की जो एयर है वो अच्छी नहीं है, वो पॉल्यूटेड है। तो क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस थे कि कौन-सी गैस के बेस पे हम मेज़र करते हैं या कितनी गैसेस का हम रेशियो आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि वो प्रोपोर्शनेट हैं कि नहीं। तो उसका करेक्ट आंसर था हमारा नाइट्रस ऑक्साइड, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ऑप्शंस में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करता है तो जो कंपाउंड बनता है जिसके कारण हमें क्या होता है, सफोकेशन फील होता है या हमें लगता है कि हमारा ऑक्सीजन जो लेवल है वो डाउन हो गया है, तो उस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? सिंपली केमिकल रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। उसको अगर हम हीमोग्लोबिन से रिएक्ट कराएंगे तो हमारा सिंपल सा कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं कार्बन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होती है हीमोग्लोबिन की, इसको स्लो कर देता है। इसलिए हमको फील होता है कि हमारा ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है या फिर हम सफोकेशन फील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंटरनेशनल ट्रेड से पूछा गया था, ठीक है। नाफ्टा आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ठीक है। इसमें कुछ कंट्रीज ने क्या किया है, कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है। हम इसको ट्राइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट भी बोलते हैं क्योंकि मेन जो कंट्रीज हैं वो 3 ही हैं और ये साइन हुआ था 1992 में, लेकिन इसका इफेक्टिव मैनेजमेंट वर्किंग स्टार्ट हुआ था हमारा 1 जनवरी 1994 से। तो हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नाफ्टा की इफेक्टिव वर्किंग कब से स्टार्ट हुई थी, जिसका आंसर है 1 जनवरी 1994। एंड कितनी कंट्रीज है इसमें, 3, कनाडा, मेक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट, इसलिए हम इसको बोलते हैं ट्राइलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कंपटीशन कमीशन इंडिया, इसकी हिस्ट्री आप लोग को पता होगी। पहले इसको हम बोलते थे एमआरटीपी एक्ट, दैट इज मोनोपोली रिस्ट्रिक्शन ट्रेड एक्ट, ठीक है। उसको रिवाइज किया गया था 2018 में, कुछ अमेंडमेंट्स लेकर आए थे। फिर से उसको रिवाइज किया क्योंकि हमारा जो एरा है दैट इज इंटरनेट एरा, राइट। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है अलग अलग सेक्टर्स में, तो गवर्नमेंट ने सीसीआई को रिवाइज किया है और कुछ नए अमेंडमेंट्स वो लेकर आए हैं। लाइक हमारे बहुत सारे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स बना दिए हैं। अगर कोई भी हमारा रिव्यू कमेटी बैठती है या कोई भी केस आता है तो उसकी जो हियरिंग है वो 210 डेज से 150 डेज कर दी है, इसके ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है। जो डील्स होती हैं ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, उसके लिए भी बहुत सारे क्राइटेरियाज वो लेकर आए हैं, ठीक है। लीनियंसी होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस, पब्लिक कंसल्टेशंस, ये सब क्या है, अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि आप कोई भी ट्रेड एक्टिविटी करते हो, आपका कंपटीशन फेयर है कि नहीं है, लेजिटिमेट है कि नहीं है, ये सारी चीजें चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया है, सीसीआई को अमेंड किया है फिर से। तो ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। अपकमिंग एग्जाम के लिए भी सीसीआई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका मैनेजमेंट का यूजीसी नेट का एग्जाम है वो एक बार सीसीआई को अच्छे से पढ़ के जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, दिस इज रिपीटेड क्वेश्चन, एशियान दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, की हमारे जो साउथ ईस्ट के जो एशिया की जो कंट्रीज हैं उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉर ईच एंड एवरी कंट्री के लिए। तो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 7 ऑप्शंस थे, उसमें हमको पेयरिंग करके करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना था और एक ऑप्शन में 3 कंट्रीज के नेम थे। तो ठीक है, तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो एशियान है उसको फुल फॉर्म क्या है और कितने मेंबर्स हैं। अभी एट प्रेजेंट टोटल 10 मेंबर्स कंट्रीज हैं, ठीक है। तो वियतनाम हुआ, थाईलैंड हुआ, सिंगापुर, फिलीपींस, म्यांमार जो इंडिया की बॉर्डर को टच करता है, मलेशिया, लाओस, इंडोनेशिया, कोलंबिया एंड ब्रुनाई, ठीक है। इंडिया एशियन का पार्ट नहीं है और ऑप्शन में इंडिया भी था, अगर जिसने भी उसको चूज किया है दैट इज रॉन्ग आंसर, ठीक है। करेक्ट आंसर था आपका सिंगापुर, मलेशिया एंड कोलंबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था फॉरेन ट्रेड से, कि अगर हमें अपनी कंपनी का एक्सपेंशन करना है, मींस फॉरेन मार्केट में जाना है, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंटरनल मैनेजमेंट कितना है हमारा, आउटर मैनेजमेंट कितना है, एंड वी आर रेडी टू गो आउट और नॉट, ठीक है। तो हमारा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पहली मेथड होती है, ठीक है। उसके बाद आप किस मोड से इजिली एंट्री ले सकते हो फॉरेन मार्केट में,
एक्सपोर्टिंग से आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को अपनी होम कंट्री के बाहर भी सेल कर सकते हो। सेकंड मेथड होती है आपकी लाइसेंस, कि आपने क्या किया, जैसे एमबीए चाय वाला की अगर हम एग्जांपल लेकर चलें, तो उन्होंने डोमेस्टिक कंट्री से स्टार्ट किया, लेकिन आज उनकी जो ब्रांच है वो बाहर की कंट्रीज में भी है, तो उन्होंने क्या किया है, फ्रेंचाइजी देकर रखी हुई है। फिर होता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आप कॉन्ट्रैक्ट करो, ठीक है, ज्वाइंट वेंचरशिप में जा सकते हो, स्ट्रेटेजिक अलायंस का यूज कर सकते हो, डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, या एक्विजिशन एंड मर्जर का भी आप हेल्प ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फिर से इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज उसमें एक टर्म है हमारा बीओपी, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, पूरा इकोनॉमिक जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक साल के अंदर, ठीक है, कंट्री के बाहर, तो सारा रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। बेसिकली इसमें तीन टाइप के कंपोनेंट्स हैं या तीन अकाउंट हैं। करेंट अकाउंट मीन्स करेंट ईयर में कितना फ्लो हुआ गुड्स का, कितना इनफ्लो हुआ, ये सारी चीजें हम मेंटेन करके चलते हैं। कैपिटल अकाउंट में हम कैपिटल ट्रांसफर या एक्विजिशन ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स के बीच का जो भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में हम पूरा फाइनेंशियल एसेट्स का कितना इनफ्लो हुआ है, कितना आउटफ्लो हुआ है कंट्री का विद द रिस्पेक्ट ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये सारी चीजें क्या करते हैं, हम एक पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करके चलते हैं। तो बीओपी के अंदर बेसिकली तीन अकाउंट होते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट। पहले जो अकाउंट के क्वेश्चंस आते थे उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का वेटेज ज्यादा था, लेकिन आज का जो एग्जाम था उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को एग्जामाइन करने के लिए उन्होंने क्या किया, मैच द कॉलम का क्वेश्चन पूछा, अक्रूवल बेसिस, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी एंड प्रूडेंस। तो हमें क्या करना था, मैच करना था। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है जैसे जैसे ट्रांजेक्शन्स अकर होते हैं हम क्या करते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं। गोइंग कंसर्न का मतलब होता है कि हमने कोई भी स्टार्टअप किया है तो हम ये लेकर चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो सालों साल चलेगा और वो बैंकरप्ट नहीं होगा। मटेरियलिटी कंसेप्ट का मतलब है कि हम सिग्निफिकेंस देखते हैं कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड कर रहे हैं वो मटेरियलिस्टिक हैं कि नहीं, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स हैं कि नहीं, ठीक है। कंसिस्टेंसी का मतलब है जो भी रूल्स पॉलिसीज या रेगुलेशंस हम रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं तो हमें सालों साल उसी को फॉलो करना है, एकदम से हमको मेथड चेंज नहीं करनी है। प्रूडेंस का मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस के लिए पहले से एक रिजर्व बनाकर चलते हैं, ताकि फ्यूचर में अगर हमें प्रॉफिट नहीं होता है तो उस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, सेट ऑफ करेंगे, या जो हमारा लॉस है उसको हम सेट ऑफ करेंगे विद द रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था इनकम टैक्स से रिलेटेड, और एग्रीकल्चर जो इनकम होती है वो इंडिया में एग्जाम्प्टेड है सेक्शन 10(1) के अंदर। लेकिन क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्रिकी था कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती क्या हैं, वो हमको सिलेक्ट करना था। क्या हर एग्रीकल्चर लैंड में हम कुछ भी कर रहे हैं तो वो एग्ज़ेम्प्टेड है? द आंसर इज़ नो। तो सबसे पहला जो मैंडेटरी कंडीशन है हमारी कि क्रॉप का कल्टीवेशन होना चाहिए, लाइक आप ग्रेनरीज़ उगा रहे हो, फ्रूट्स उगा रहे हो, वेजिटेबल्स उगा रहे हो, ठीक है? तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होगी। लाइव स्टॉक की फार्मिंग कर रहे हो, लाइक आपने शुगरकेन को लाइव बेच दिया, या आपका एनिमल हस्बेंड्री का कोई बिजनेस है तो वो भी आपका क्या हुआ, एग्रीकल्चर इनकम होगी। रेंट और रिवेन्यू, आपने क्या किया, इस साल आपने कुछ भी खेती बाड़ी नहीं करी, लीज पे अपनी जमीन दे दी, तो उससे जो रेंट आएगा, लेकिन दूसरा पर्सन तो उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है तो वो भी क्या कहलाएगा, आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी कहलाएगा। फार्मिंग रिलेटेड एक्टिविटीज जो भी होंगी कि आपने कल्टीवेशन ऑफ सॉइल किया, ठीक है, आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो सब आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के अंदर आएँगी, और ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो एग्ज़ैम्प्टेड होगी सेक्शन 10(1) के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था बॉक्स प्लॉट क्या होता है, ये क्वेश्चन था आपका स्टैट्स से, जिसमें हम क्या करते हैं, डेटा का मेजरमेंट करते हैं, डेटा प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ये हमारा यूज होता है क्वार्टाइल के लिए, मीडियन के लिए, ठीक है। तो इसमें भी पेयरिंग करके हमें राइट क्वेश्चन को सिलेक्ट करना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो किस मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर आता है। मार्केट स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा था परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट। तो हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है या हमारी मोबाइल इंडस्ट्री है, ये दोनों किसमें आती हैं,
ओलिगोपोली मार्केट में आती है जिसमें फ्यू सेलर्स होते हैं, इनोवेशन होता है, क्रिएटिविटी होता है। हम सबको पता है कि नई-नई कार के वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए-नए मोबाइल के वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो इस पूरे मार्केट को हम बोलते हैं ओलिगोपोली मार्केट। फिर क्वेश्चन हमसे पूछा गया था अकाउंट से, उसमें आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना था। सीधा सा फॉर्मूला था ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल प्रॉफिट इनटू 100। बेसिकली रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एक फाइनेंशियल रेशियो होता है जो मेजर करता है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एफिशिएंसी कितनी है, ठीक है। तो ये सब चेक करने के लिए हम आरओसी की वैल्यू निकालते हैं और उसका फॉर्मूला है ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। फिर हमसे अगेन स्टेट्स का क्वेश्चन पूछा गया था प्रोबेबल एरर। इसका डायरेक्टली फॉर्मूला है 0.6745 को हमें मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन से। तो क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू थी और आपको मल्टीप्लाई करके पीई की वैल्यू निकालनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स का। ठीक है, तो हम सबको पता है ब्रिटिशर्स ने 200 साल से ज़्यादा इंडिया पे क्या किया, रूल ओवर किया। कुछ उन्होंने डेवलपमेंट भी कराया, ठीक है, कुछ वो सामान लेकर भी चले गए हमारी इंडिया से, क्योंकि हमारी इंडिया को गोल्डन बर्ड के नाम से जाना जाता था। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डेवलप हुए थे उनके नाम आपसे पूछे गए थे। तो 1857 हमको पता है रिवॉल्यूशनरी चेंज था। उस टाइम पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास बनी थी, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई बनी थी। तो ये तीनों जिस ऑप्शन में थे उस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना था। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1887 में है, ये भी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। एंड प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ऑफ कोलकाता, ये भी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। तो हमें क्या करना है, एंशियंट टाइप के जो बने हुए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं उनके बारे में भी अच्छे से पढ़ना है। तो इट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। जो भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए, जिनका अपकमिंग एग्जाम है। फर्स्ट पेपर में वो इंडियन लॉजिक एंड फैलेसी जरूर पढ़कर जाएं। टीचिंग एप्टीट्यूड से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से भी बहुत कम क्वेश्चंस पूछे गए थे। कंप्यूटर से आपका क्वेश्चन था एचटीटीपी एंड इंटरनेट के बारे में, और एनवायरनमेंट से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, तो आपका जो भी एग्जाम होने वाला है 14, 15, 16 फेज 1, फेज 2, फेज 3 में, तो आपको क्या करना है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक को अच्छे से रिकॉल करके जानना है। और एनटीए नेट ने क्वेश्चन पूछने का तरीका भी चेंज कर दिया है, तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं लाइक असर्शन एंड रीजनिंग के, एंशिएंट हिस्ट्री के, ये सारे क्वेश्चंस भी आपको पढ़कर जानना है। इट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय।